मैग्नेटिज्म के इस लेक्चर में आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में यहाँ पर देखने वाले हैं। अब तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स किए थे, प्रीवियस जो भी चैप्टर्स किए थे, उन चैप्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड के हम इफ़ेक्ट देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस तरीके से फोर्स या टॉर्क लगता है मूविंग चार्जेस पे या करंट लूप पे, जो भी था वो हमने देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज़ क्रिएटेड बाय द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक सोर्सेज। वो जो सोर्सेज हैं वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो लेट अस टेक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्जेस या करंट की बात होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, तो जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस चार्ज इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो v इज मच लेस देन c, देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p विल बी गिवन बाय। तो कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी शुड बी अ कांस्टेंट एंड नॉन रिलेटिविस्टिक होनी चाहिए। तो नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़ के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, μ/4π। μ0 एक यहाँ पे कांस्टेंट है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट आता था उस तरीके से यहाँ पे μ0 है। तो μ/4π q इज चार्ज, v क्रॉस r, v इज वेलोसिटी एंड r वेक्टर। तो r वेक्टर यहाँ पे क्या है, तो चार्ज को उस पॉइंट से कनेक्ट करने वाला वेक्टर है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। तो R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली। तो μ/4π q v क्रॉस r, अगेन क्रॉस r है यहाँ पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके हम इसका डायरेक्शन वगैरह जो भी है वो निकाल सकते हैं। तो v क्रॉस r अगर आप इस डायग्राम में करते हो तो v क्रॉस r इस तरीके से क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन आएगी यहाँ पे। तो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की इस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इनवर्ड बन रही है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। μ0, व्हाट इज़ μ0? तो μ0 इज़ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दैट वाज परमिटिविटी, और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ परमिबिलिटी। तो इट इज़ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए। μ0 इज़ 4π × 10⁻⁻7। तो μ/4π की वैल्यू फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दिस इज़ 10⁻⁻7। यूनिट्स वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो भी यूनिट्स बनेंगी यहाँ पर इस μ0 की। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो हम माइंड में रख सकते हैं, दैट इज़ μ0 × ε0। तो μ0 मैग्नेट का कांस्टेंट है यहाँ पर, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और मीडियम यहाँ पे क्या, जो भी यहाँ पर μ0 ε0 यूज़ होते हैं वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए यूज़ होते हैं। तो μ0 × ε0 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1/c² है। इसका मतलब म्यू और एप्सिलॉन आपस में बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड है। और ये क्लोज इंटर रिलेशन किससे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज इंटर रिलेशन से। और हमने पहले भी देखा हुआ है कि फ्रेम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन जो नेट फोर्स होता है वो उतना ही रहता है। तो हर एक फ्रेम में इनके बीच में कुछ ना कुछ आपस में रिलेशंस रहते हैं। तो दिस टू आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो μ0 एप्सिलॉन इज़ 1/c²। आप यहाँ पर अगर किसी मूविंग अगर आप यहाँ पे एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक बार लिखना चाहूँ तो उसको जस्ट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उससे लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा इसका, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड k3r² होता है, और डायरेक्शन जो होता है वो इस r वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो इसके वैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस 1/4π ε0, k3r² होता है, तो k की जगह मैंने ये लिख लिया q/r²। लेकिन अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो r वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे r³ हो जाता है, क्योंकि r वेक्टर के अंदर भी एक, जो आप इसको लिखोगे तो r कैप × r आएगा, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे r³ कर लिया गया। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/4π ε0 q r कैप। सिंपली अगर आप r कैप लिखते हो तो उसका mod 1 रहेगा, फिर आप r² लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, जो r वेक्टर है उस r वेक्टर की जगह आप r कैप लिखोगे तो एक r और नीचे r ये आपस में कैंसिल हो गए तो नीचे r² बच जाएगा फिर। तो यहाँ पर मैं
जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। तो जस्ट मैनिपुलेशन से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर ये जो टर्म बन रही है इसमें क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू, तो क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू, इस पूरे को आप यहाँ पे लिख लो ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वी क्रॉस ई वेक्टर, और ये तो जस्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। मी नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ 1 बाई सी स्क्वायर, तो वी क्रॉस ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें नीचे सी स्क्वायर आ रहा है, तो जनरली काफ़ी कम हो जाता है सी स्क्वायर के आने की वजह से, अनटिल अनलेस वेलोसिटी ज़्यादा ना हो। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब जाकर के मैग्नेटिक फील्ड अपना कुछ इफेक्ट दिखा पाता है। अगर एक पॉइंट चार्ज की हम बात करते हैं, एक सिचुएशन ले रहे हैं, इसमें 2 चार्जेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और वो चार्जेस एक सिंपल सा केस मैंने लेकर के यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की है कि 2 चार्जेस हैं उन, और वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से हैं, और सपोज इनके बीच का जो गैप है वो आर वगैरह आप ले लो। इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसका रेशियो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में क्या लग रहा है, तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे कि एक चार्ज दूसरी जगह अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सपोज इसको आप 1 नंबर मान लो, इसको आप 2 नंबर अगर मैं बोल देता हूँ, तो इस 1 नंबर वाले की वजह से अगर मैं 2 पे फोर्स निकालना चाहता हूँ तो 1 वाला यहाँ पर जो 2 वाली लोकेशन है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट कर रहा है उसके लिए आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो, B इज़ इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई। तो B इज़ मी नॉट अपॉन 4 पाई, और मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जो आर वेक्टर में यहाँ से ड्रॉ करूँगा, इसमें जो भी आर वेक्टर में यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो वो आर वेक्टर, और इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी और आर परपेंडिकुलर ही है, तो वो जो V क्रॉस आर वगैरह आता है वहाँ पे साइन 90 आ जाएगा। तो इट विल बी Q V इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा मी नॉट क्यू वी डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा दिस इज़ मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो किस डायरेक्शन में आया, यहाँ पे V क्रॉस आप आर करोगे तो इट विल बी इनवर्ड्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, और V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब फोर्स निकालेंगे तो चार्ज, वेलोसिटी और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, तो मी नॉट क्यू वी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो साइन का टर्म नहीं दिखाई देगा, तो इट विल बी मी नॉट क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। K1 K2 बाई आर स्क्वायर कूलम्स लॉ आप डायरेक्टली यूज़ कर लो, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ टेक द रेशियो ऑफ दिस 2 फोर्सेस। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो यहाँ पे लूँ तो आप देख सकते हो कि FM अपॉन FE, ये जो रेशियो यहाँ पर आएगा तो कई सारे टर्म्स यहाँ पर आपको कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे। क्यू स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, V स्क्वायर बचेगा, 4 पाई वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आएगा आपका मी नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। मी नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाई सी स्क्वायर होता है, तो दिस इज़ V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो रेशियो है वो रेशियो जनरली वेलोसिटी C के कंपैरिजन बहुत कम होती है। तो अगर वेलोसिटी C के कंपैरिजन में बहुत कम है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स, 2 चार्जेस के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इनके इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो जाएगा। जनरली हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू करंट इन द वायर्स। और जब करंट की बात होती है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे चार्जेस जो हैं एक साथ मूव कर रहे हैं, दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चार्जेस मूविंग टुगेदर। तो जब इतना बड़ा अमाउंट होता है चार्जेस का तो उस केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी कम भी होती है तो वो जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो सबके सब मिल करके एक सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं एक सिंगल चार्ज की बात करता हूँ तो जनरली फिर आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फोर्स तो बहुत ही कम होता है, लेकिन जनरली हम करंट की अगर हम बात करें तो करंट जब कैरी हो रहा है तो वायर के अंदर
तो बहुत सारे चार्जेस का मूवमेंट एक साथ हो रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं बायो-सेवर लॉ। तो इसमें जो टी होता है वो साइलेंट होता है, तो दिस इज़ बायो-सेवर लॉ। तो बायो-सेवर लॉ में व्हाट इट गिव्स, तो इसका यूज़ करके वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। अब तक हमने चार्ज के लिए देखा है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि चार्ज के लिए जनरली हम बहुत कम करते हैं। हमारा जो ज़्यादा यूज़ होगा वो होगा किसी वायर की वजह से, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, वो हमारे ज़्यादा काम का है। तो जैसे इस डायग्राम मैंने एक यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वायर यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इस रैंडम वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कट किया गया। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है सपोज़ वो dl, और आपको याद होगा कि एम्पियर फोर्स जो हमने डेराइव किया था, तो वहाँ पर भी एक dl वेक्टर हमने वहाँ पे लिया था, डिफाइन किया था, और उसी के टर्म्स में हम फोर्सेस निकालते थे कि dF इज इक्वल टू आई dl क्रॉस b। और वो जो dl वेक्टर होता है करंट के डायरेक्शन में होता है। टेंजेंट आप ड्रॉ करो, और टेंजेंट ड्रॉ करके करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिखा दो। तो सपोज़ मैंने एक यहाँ पे एलिमेंट लिया है, और उस एलिमेंट की लेंथ dl, तो ये हो गया dl वेक्टर, और i और dl को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो i dl, इस पूरे को आप हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ले लिया है। उस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, वो हमें यहाँ पर इस बायो-सेवर लॉ से मिलेगी। तो बायो-सेवर लॉ के अकॉर्डिंग दिस dB से इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो dB कितना होगा यहाँ पे, तो अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, तो ये करंट एलिमेंट हो गया यहाँ पर, दिस इज़ करंट एलिमेंट, आई dl क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ उसी तरीके का है। अगर आप I को dq बाई dt रख दो, तो एक तो चार्ज हो गया यहाँ पर ये, और जो dt होगा तो dl अपॉन dt एक तरीके से वेलोसिटी हो जाएगा। तो चार्ज इंटू v क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब। तो एक तरीके से ये वही फॉर्मूला है, बस उसको हमने करंट के टर्म्स में यहाँ पर लिखा है। तो I dl क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब, I को चाहो तो आप अलग से भी लिख लो, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब। तो अगेन आपको जो भी क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के जो डायरेक्शन, जो भी मेथड्स होते हैं, वो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, इन सबसे कैलकुलेट किया जा सकती है। तो अगर मैं अपने इस डायग्राम में देखूं तो ये है dl का डायरेक्शन। इस dl की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये है r वेक्टर, ये है dl वेक्टर, तो dl क्रॉस r ऐसे घूमना पड़ेगा यहाँ पे। तो थंब विल पॉइंट इनवर्ड्स, या फिर आप पाम रूल लगा लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, उससे आप डायरेक्शन अगर निकालते हो तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में P पॉइंट पे जो डायरेक्शन आ रही है B की या DB की, वो इनवर्ड आ रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि I जो होना चाहिए वो स्टेडी करंट होना चाहिए। स्टेडी का मतलब इट मस्ट बी कांस्टेंट करंट। अगर ये वेरी करेगा तो देयर विल बी सम अदर इफेक्ट्स आल्सो। तो यहाँ पे I जो होना चाहिए दैट शुड बी स्टेडी और कांस्टेंट करंट। अब बायो-सेवर लॉ का यूज़ करके डिफरेंट सोर्सेज के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उसमें से कई सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज के मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर देखने और उनके फॉर्मूलेस भी याद रखने होंगे। तो इस सीरीज़ में फर्स्ट यहाँ पर ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो एक स्ट्रेट वायर है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये जो पॉइंट है, इसके जो एंड्स एंगल बन रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इस डायग्राम में दिखा रखे हैं। इसमें एग्जैक्टली इसी तरीके का डायग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, जहाँ पे एक लीनियर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो कुछ उसी तरीके की हमारे यहाँ पर, कुछ उसी तरीके की यहाँ पे एक तरीके से हमारा मेथड रहेगा इसको कैलकुलेट करने का। अगेन आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बायो-सेवर लॉ है दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए ही वैलिड होता है वो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से वाई डिस्टेंस पे जा कर के एक dy लेंथ का एक एलिमेंट यहाँ पे कट कर लिया है, और इसके बाद अब इसको आगे प्रोसीड करके निकलते हैं। तो ये डिस्टेंस r था। अब ये जो भी एलिमेंट है, तो ये एक तरीके से हमारा जो dy है वो हमारे लिए यहाँ पे dl वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और इस dy का डायरेक्शन यहाँ पर ये है। जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो इस एलिमेंट से इस पॉइंट का जो r वेक्टर है ये वाला है। अब क्योंकि स्मॉल r ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पर कैपिटल R वेक्टर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये कैपिटल R हो गया यहाँ पे, तो dl वेक्टर हो गया, R वेक्टर हो गया। तो हमें बिल्कुल फार्मूले को देखते हुए उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है कि फार्मूला क्या कहता है, उसके आप रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो। तो फार्मूला इज़ दिस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस, अब यहाँ पे मैं कैपिटल R का यूज़ कर लेता हूँ, dl क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यू। तो इसके आपके जो भी इसके रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करो। तो आपने dl ले लिया है, आपने r ले लिया है। अब इसके बाद में इनका क्रॉस देखना पड़ेगा आपको। तो dl क्रॉस r, तो dl से r की तरफ आओगे तो कुछ इस तरीके से आना पड़ेगा।
इसका मतलब डायरेक्शन कुछ इनवर्ड टाइप की आ रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा वो इनवर्ड बनेगा dB। अब DL और R के बीच में एंगल 90 डिग्री तो है नहीं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एंगल देखना पड़ेगा। तो आपने ये एंगल अगर थीटा ले रखा है तो दिस इज़ 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है DL और R के बीच में वो 90 प्लस थीटा बन रहा है। तो मैं पूरे मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आएगा इसमें μ0I/4π, DL की जगह पे dy हो जाएगा और इनके बीच में एंगल क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो dy इंटू आर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। एक r कैंसिल होगा तो इट विल बी r², साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा। तो μ0I/4π साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो इट इज़ कॉस थीटा इंटू dy। अब आप जितने भी एलिमेंट्स इसके ऊपर लो, आप ये देखोगे हमेशा जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आप लोगे इसमें जो डायरेक्शन है वो हमेशा इनवर्ड ही बैठेगी इसके अंदर। तो डायरेक्शन इज़ ऑलवेज इनवर्ड्स, हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर आएगी। अब क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है तो और सभी एक डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम जो एक्सप्रेशन है उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ था कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस यहाँ पे लूँ तो वहाँ पर जब आप एलिमेंट लेते थे तो आपने ये एलिमेंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आ गया, आपने ये एलिमेंट यहाँ कहीं लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आ गया, तो डायरेक्शन बड़े अलग अलग आ रहे थे। तो वहाँ पर हमें एक्स और वाई कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम डायरेक्टली डीवी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करके नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्योंकि सभी एक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फिर डीबी को आप इंटीग्रेट कर लो और नेट निकालो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वाई भी आ रहा है और थीटा भी आ रहा है, तो इनमें से हटाना पड़ेगा किसी एक को। इसमें एक r² चल रहा था, वो r² भी यहाँ पर, दिस इज़ r², तो इनको आपको हटाना पड़ेगा। r² भी अपने आप में एक वेरिएबल है जिसको आप y या थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे। तो ऐसा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से y को हटा देता हूँ। y को हटाने के लिए आप यहाँ पर इक्वेशन यूज़ कर लोगे y इज़ इक्वल टू r tan थीटा, ट्राइंगल का यूज़ करते हुए, और यहाँ से जो dy बन रहा है dy को आप लिख सकते हो r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। जो कैपिटल R है यहाँ पर, कैपिटल R को भी आप यहाँ पर लिख लो, कैपिटल R विल बी r sec थीटा। ठीक है, सब ट्राइंगल का यूज़ करके बड़े आसानी से लिखे जा सकते हैं। dB की वैल्यू अब यहाँ पर μ0I डिवाइडेड बाई 4π, कैपिटल R की जगह पे r² sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा को आप रहने दो, dy की जगह पे r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो नाउ दिस sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इज कैंसल्ड, 1r इज कैंसल्ड, तो बहुत आसान इंटीग्रेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो dB, तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं इसमें आगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर निकाल लो, तो μ0I डिवाइडेड बाई 4πr, नो इट इज़ जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी स्ट्रेटेजी थी उसी तरीके से चल रहे हैं यहाँ पर हम इसमें। और थीटा के लिमिट्स आप देखो यहाँ पर इसमें, तो थीटा को जो हमने मेज़र किया है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ मेज़र किया क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ से थीटा की लिमिट लगाओगे तो जो भी एंगल इस डायरेक्शन में मेज़र किए जाएंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर ये एलिमेंट्स लेने हैं तो इन एलिमेंट्स के लिए आपको इस लाइन से नीचे की तरफ ऐसे चलना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे नीचे की तरफ चल रहे होंगे तो फिर वो हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव की तरफ बिहेव करेंगे। जो हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऐसे हमने थीटा को डिफाइन कर रखा उसके हिसाब से हमें लिमिट रखनी होगी। तो लिमिट यहाँ पर आपको इस तरीके से रखनी पड़ेंगी। इसमें थीटा की लिमिट बहुत बार इस तरीके से ऑलरेडी आ रखे हैं, माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। जो आप लिमिट्स वगैरह रखोगे तो जो फाइनल आंसर आपको मिलने जा रहा है, दैट फाइनल आंसर इज b इज इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 4πr, और साइन अल्फ़ा एक माइनस आता है लिमिट की वजह से और एक माइनस आएगा यहाँ पर इस माइनस बीटा की वजह से, तो दैट माइनस माइनस विल बी प्लस, तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखेंगे। तो b इज़ इक्वल टू μ0I डिवाइड बाई 4πr साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उसमें भी दो कंपोनेंट्स आए थे, एक तो वायर के पैरेलल और एक वायर के परपेंडिकुलर, और जनरली उनके क्वेश्चंस कम ही हुआ करते थे, और जो इनफाइनाइट वायर के केसेस हम करते थे उनके क्वेश्चन ज़्यादा हुआ करते थे। और इसका सिंपल रीज़न ये था कि वहाँ पर वो दो कंपोनेंट आते थे, ई परपेंडिकुलर पैरेलल, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही दिख रहा है मेरे को हर जगह पे। तो यहाँ पर
आपको बहुत सारे क्वेश्चन फाइनाइट वायर के मिलेंगे, आगे चल के हम इनफाइनाइट वायर भी करेंगे, उसके भी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फाइनाइट वायर के क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर मैग्नेटिज्म में। तो दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर, और इसमें आप अच्छे तरीके से ये देख लो कि आर क्या है, व्हाट इज़ अल्फ़ा, व्हाट इज़ बीटा। अगर आपको इनके मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो पा रहे हैं, डायग्राम को हमेशा माइंड में रखो कि किस डायग्राम में कैसे अल्फ़ा बीटा और आर डिफाइन किए गए थे, तो कोई गलती नहीं होगी इसको अप्लाई करने में। तो इसमें अल्फ़ा बीटा और आर यही वैल्यूज़ रखने में हमसे मिस्टेक होती है, और इसमें ज्योमेट्री का बहुत यूज़ करवाया जा सकता है। बहुत डिफरेंट तरीके से वायर को रख करके अलग अलग पॉइंट बनाए जा सकते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे थोड़ा आइडिया आपको लगेगा। तो कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक ये वायर दिया हुआ है और वायर यहीं तक ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वायर है और एक पॉइंट है जो कि यहाँ कहीं पर है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब इसके लिए यहाँ पे क्या करें, इसमें तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि उस फार्मूले में अल्फ़ा बीटा और आर को अच्छे तरीके से समझ के रखना पड़ेगा, तभी हम यूज़ कर पाएंगे उसको सही से। तो अल्फ़ा तो ये होता है कि इस लाइन से क्लॉकवाइज जाके आप मेज़र करते हो तो अल्फ़ा, और बीटा तो यहाँ पर ये होता है कि इससे नीचे जाके मेज़र करते हो तो वो बीटा हुआ एक तरीके से। और फाइनल हमारा जो आंसर आया था वो था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। इसमें माइनस वगैरह कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से डायग्राम में आपको एंगल मिलते हैं अल्फ़ा बीटा, तो कहीं पर भी माइनस वगैरह नहीं आएगा, आप अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में सब कुछ प्लस में रख के काम चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन से जब मैं अल्फ़ा बीटा की तरफ बढ़ता हूँ, एंगल मेजर करता हूँ, तो जैसा अल्फ़ा ऊपर वाले एंड के लिए होता था, तो ऊपर वाले एंड के लिए तो मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पे ऐसे ही घूमना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाला एंड के लिए हमें नीचे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे तो हमें ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा यहाँ पे दूसरा एंगल के लिए भी। तो जो दूसरा एंड है यहाँ पर, उस एंड के लिए भी हमें उधर ही जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि बीटा जो होगा वो -30 यहाँ पर हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज 60 डिग्री और बीटा फिर आपको यहाँ पर -30 डिग्री रखना पड़ेगा इसमें सॉल्व करने के लिए। बस इसके बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की जगह तो आर है साइन 60 माइनस साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर ये कैसे हुआ है, तो आप ये देखो कि जो आप यहाँ पर इस पर एलिमेंट वगैरह लोगे इसमें, तो एलिमेंट लोगे तो उसके बाद में जो आप थीटा की लिमिट रखोगे, तो आपको पहला एलिमेंट तब मिलेगा जब आप 30 पर होगे, और दूसरा एलिमेंट जब मिलेगा जो आप 60 पर जाओगे। तो थीटा की लिमिट आप 30 से 60 रखोगे, और 30-60 रखोगे तो फाइनल आंसर में भी वही साइन 60 माइनस साइन 30 आ जाएगा। अगर मैं डेरिवेशंस को दिखाऊँ यहाँ पर एक बार वापस से, यहाँ पर आपने लिमिट रखी थी माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा, लेकिन अगर उस तरह की सिचुएशन बनेगी तो आपको लिमिट रखनी पड़ेगी बीटा से लेकर के प्लस अल्फ़ा। तो आप ये जो डेरिवेशन है वहाँ से भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो कि सही आ रहा है कि नहीं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिया है कि यहाँ पे स्क्वायर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है और स्क्वायर की जो साइड है वो एक के बराबर, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें पता करना है। तो सपोज़ यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि जो इस तरह के क्लोज लूप बनते हैं, तो उन क्लोज लूप में हमेशा यहाँ पर क्या होगा, क्लोज लूप का मतलब है कि जो करंट पूरा घूमना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंट कहीं और वायर आके मिल रहा है इसमें और करंट फिर इधर उधर का उधर हो रहा है। पूरा एक क्लोज लूप यानी कि वही करंट हर जगह होना चाहिए। तो अगर वही करंट यहाँ पर हर जगह पे है, क्लोज हो रहा है यहाँ पर ये लूप, तो आप हमेशा ये देखोगे कि हर एक वायर की वजह से अगर आप अंदर का कोई पॉइंट ले लो, डायरेक्शन एक जैसे ही आएगा। जैसे अगर मैंने अंदर का सेंटर ले लिया है, कोई पॉइंट ले लिया, तो आप देखोगे कि इसके वजह से जो डायरेक्शन है वो भी इनवर्ड आएगा, इसके वजह से भी डायरेक्शन इनवर्ड आएगा, इसके वजह से भी इनवर्ड आएगा, इसके वजह से भी इनवर्ड आएगा। और सबका क्योंकि इनवर्ड आएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कई लोग स्टार्टिंग में यहाँ पर इसको देखते जीरो बोल देते हैं, सिमेट्री और ये सब बोल करके, लेकिन सबके वजह से इनवर्ड आएगा। और इन सभी का बाहर जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो आउटवर्ड आएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके वजह से यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके वजह से यहाँ कोई पॉइंट अगर मैं लूँगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी। तो ये जो वायर्स यहाँ पर होते हैं, ये वायर्स अंदर के सभी पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। आप ये ध्यान रख लो हमेशा। अगर आपने एक का कैलकुलेट कर लिया कि उसका डायरेक्शन किधर आएगा, तो सबका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता चल गया आपको। और यहाँ पर सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ठीक है, सभी वायर एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो बस आपको ये डिस्टेंस चाहिए जिसको आप आर बोल पाओगे, और ये एंगल चाहिए। जो फार्मूला है उस फार्मूले की रिक्वायरमेंट आपको बस कंप्लीट कर देनी है यहाँ पर इसमें।
और ये एंगल आपको पता ही है कि यहाँ पर ये स्क्वायर के लिए एंगल 45 हो जाएंगे। आर के जगह पे आपको a/2 रखना पड़ेगा। तो हर एक वायर का कितना हो जाएगा, ईच वायर एक जैसा ही आएगा। तो μ0 I डिवाइड बाई 4πr, आर की जगह पे a/2। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनमें बहुत मिस्टेक होती है कि a/2 है, 2 है, जो भी है। फिर उसके बाद में साइन अल्फ़ा साइन बीटा दोनों बराबर है, तो 2 sin 45 हो जाएगा ये। अगर आपको टोटल निकालना है तो फिर ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाइड विथ दिस नंबर, तो यहाँ पे 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा, और ये 2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर इसमें। तो μ0 I डिवाइड बाई पाई a। तो सर ये 2 वगैरह का चक्कर यहाँ पे कैंसिल हो रखा है, 2 4 जो भी दिख रहे हैं वो sin 45 बचा रहेगा। तो sin 45 इज़ 1/√2। अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 2√2 μ0 I डिवाइड बाई पाई a। और जो डायग्राम हमने बनाया उसके अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो डायरेक्शन बन रही है वो इनवर्ड बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ द साइड लेंथ a एंड करंट I। तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो उसका मैं कुछ हिस्सा यहाँ दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली कि सारा तो नहीं दिखा पाएंगे, तो कुछ हिस्सा यहाँ पर मैंने इसमें दिखा दिया, और यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है। अब मैंने एक साइड ली, साइड लेंथ यहाँ पर a के बराबर, सपोज करंट इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर इसमें। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक क्लोज लूप अगर होता है तो उसके वजह से अंदर सभी जगह पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं एक वायर का कैलकुलेट कर लूँ तो बस उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ जाएगा। तो लेट अस ज्वाइन लाइक दिस, क्योंकि हमें तो अपने फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। हमें r चाहिए, हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए, बस ये चाहिए। तो आपको पता है कि जो टोटल एंगल होता है, ये जो टोटल एंगल होगा ये 2π/n हो जाएगा। दिस टोटल एंगल इज़ 2π/n, टोटल 2π को n से डिवाइड कर दिया। और हर एक को मैं थीटा अगर बोल दूँ यहाँ पे, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 2π/n। तो थीटा यहाँ पर, और यही आपका अल्फ़ा और बीटा सब कुछ है, ठीक है। तो π/n हो गया यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस r बनेगी यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस a/2 बन जाएगी इसमें। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई r। तो r की जगह पे आपका यहाँ पर आ जाएगा a/2 tan थीटा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें। बस इसके बाद में b जो होगा n से ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल n वायर से यहाँ पर इसमें। फिर उसके बाद में μ0 I डिवाइडेड बाय 4π, r की जगह पे a/2 tan थीटा इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा। ये 2 वगैरह जो है सब कैंसिल हो जाएंगे इसमें, 2 और ये सब कुछ कैंसिल हो गया। तो n ऑलरेडी यहाँ पे आ ही रहा है इसमें, तो μ0 IN डिवाइडेड बाय पाई a। tan थीटा साइन थीटा से ऊपर पहुँच जाएंगे, तो tan थीटा साइन थीटा पर पहुँच गए, थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा इज़ π/n। तो इट इज़ 10π/n multiplied with sin π/n. So this will be the final answer for the center. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से एक इनपुट वायर है जहाँ से करंट आ रहा है, और एक आउटपुट वायर है जहाँ से करंट निकल जा रहा है। तो इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली कि अब की बार ये लूप तो बन नहीं रहा है इसमें, तो मुझे करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। और इस तरह की सिचुएशन ऑलरेडी हमने कर रखी है मैग्नेटिज्म में, जहाँ पे फोर्सेस हमने कैलकुलेट किए थे। तो इसमें एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि R और R, ये 3R एक तरीके से सीरीज़ में है यहाँ पर रेजिस्टेंस, और उसके साथ में यहाँ पर ये पैरेलल। तो ये तीनों सीरीज़ और उसके साथ ये पैरेलल, तो 3R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और करंट इन्वर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट जो है वो 1/3 रेशो 1 में डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अगर इस तरीके का डिवीज़न है तो एक 1/4 होगा और एक 3/4 होगा। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे कम करंट जाना चाहिए, तो यहाँ पे करंट जाएगा I/4 करंट, और यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे जाएगा 3I/4 करंट। अभी हमने जस्ट यहाँ पर स्क्वायर की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और हर एक वायर की वजह से कैलकुलेट करके उसको फोर्स मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये जो वायर है, ये जो वायर है और ये जो वायर है, ये तीनों बिल्कुल एक जैसा फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और तीनों अंदर की तरफ ही करेंगे, क्योंकि एक लूप जैसा घूम रहे हैं यहाँ पे ये। लेकिन ये उल्टा कर देगा, ये
अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। तो इसके वजह से जो फील्ड आएगा वो इनवर्ड आएगी, इसके वजह से जो फील्ड आएगी वो इनवर्ड आएगी, इसके वजह से जो फील्ड आएगी वो इनवर्ड आएगी। और जो फील्ड आएगी तो उसमें अल्फ़ा बीटा तो इसके लिए भी उसी तरीके का होगा, आर इसके लिए वैसा ही होगा, इसके लिए भी आर डिस्टेंस वैसा ही होगा, अल्फ़ा बीटा वही होगा, इसके लिए भी आर अल्फ़ा बीटा वही होगा, और इसके लिए भी जो 3i/4 वाला वायर है उसके लिए भी डिस्टेंस तो उसी तरीके का होगा, अल्फ़ा बीटा भी वही 45 या जो भी है वो होगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, करंट के कैलकुलेशन, करंट रखने में ही आएगा। तो हमेशा करंट म्यू नॉट आई कुछ इस तरीके से आता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वायर जो है वो अकेला अगर बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी बी प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब इनवर्ड, और ये भी बी प्रोड्यूस करेगा इनवर्ड। तो ये तीनों मिलकर के 3b इनवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन अकेला जो हमारा ये नीचे वाला वायर है उसमें करंट ही 3 टाइम्स है तो अकेला, लेकिन करंट 3 टाइम्स है। अगर करंट 3 टाइम्स है तो फिर उसका इफेक्ट उसके न्यूमरेटर में देखने को मिल जाएगा। और ये अगर बी प्रोड्यूस कर रहा था, ये अकेला अगर बी प्रोड्यूस कर रहा था तो 3i/4 वाला जो होगा वो 3b प्रोड्यूस कर देगा अकेला ही। तो ये 3b प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन किधर प्रोड्यूस करेगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये 3b इनवर्ड और 3b आउटवर्ड, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये सब कुछ मिला जुला करके जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो हो जाएगा 0। और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, कई बार क्वेश्चंस भी इस तरीके के पुटअप किए जा सकते हैं कि हमने स्क्वायर फ्रेम जो था, स्क्वायर के जो चारों वायर थे उनकी वजह से नेट कैलकुलेट किया 0 आ गया। लेकिन वायर और भी हैं जो आपके फीडिंग वायर हैं या फिर जो इनपुट आउटपुट वायर हैं, कि ये वायर हो गया और एक ये वाला वायर हो गया, क्या ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे? तो आंसर है कि करेंगे। ये वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वायर में कोई यहाँ पे डिफरेंस थोड़ी है, वायर तो वायर है, करंट है। तो ये जो वायर है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये कितना करेगा, उसके लिए हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ हम सिर्फ इसी का कैलकुलेट कर देंगे कि स्क्वायर का इतना है। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इनकी लेंथ वगैरह जो भी है, इनका ज्योमेट्री किस तरीके की है, ओरिएंटेशन क्या, एंगल वगैरह कुछ क्या बना रहे हैं यहाँ पर। इसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यहाँ पर ले रहा हूँ। सपोज़ ये जो हमारे फीडिंग वायर्स हैं, जो वायर्स हमने यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं, अगर इनको मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँ और ये सेंटर से गुजर जाए, इस तरीके से अगर मैं इस वायर को एक्सटेंड करूँ पीछे की तरफ और ये भी सेंटर से गुजर जाए, तो अगर कोई वायर होता है और उसी लाइन में अगर कोई पॉइंट है, इसको हम बाद में देखेंगे भी अलग से, तो अगर एक वायर होता है उसी लाइन में अगर कोई पॉइंट है, तो इस वायर की वजह से उस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? अगर आप एक DL वेक्टर लेते हो तो ये हो गया DL, और इस DL से जो R होगा वो भी इधर इस डायरेक्शन में होगा। तो DL और R यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। DL एंड R आर पैरेलल, इनका क्रॉस 0 हो जाएगा। तो जिस तरीके से ये DL और R पैरेलल हो रहे हैं उसी तरीके से ये DL और R भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर एक स्ट्रेट वायर है और उसी की लाइन में अगर पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर इन वायर्स को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि इनका एक्सटेंशन जो है वो इस पॉइंट की तरफ है, तो उस केस में ये जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा और ये जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी फिर उस केस में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर ली होती, सपोज़ एक वायर जो है वो कुछ ऐसे आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये जो वायर है ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो वी कैन ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम स्पेशल केसेस इन स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस का अपना इंपॉर्टेंस है, डायरेक्टली हमें वो केसेस याद होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है इनफाइनाइट वायर। अगर वायर इनफाइनाइट है तो अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो वो कितना होगा। तो अगर वायर इनफाइनाइट है तो ये जो एंगल वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं, ये एंगल अल्फ़ा बीटा जो होंगे वो टेंड करेंगे 90 डिग्री को। तो अल्फ़ा विल टेंड टुवर्ड्स π/2, बीटा विल ऑल्सो टेंड टुवर्ड्स π/2। तो दोनों π/2 को टेंड कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा वो इतना हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πr, और साइन अल्फ़ा ये भी 1 हो जाएगा, साइन बीटा ही 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया यहाँ पे। तो फाइनली ये आंसर आप यहाँ पे याद रख सकते हो μ0I डिवाइड बाय 2πr। और ये जो आंसर है ये आंसर अल्फ़ा बीटा से क्योंकि फ्री दिख रहा है तो इसलिए कई बार क्वेश्चंस में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसमें नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो μ0I डिवाइड बाय 2πr। इसके लिए कुछ और भी आप यहाँ पे माइंड में रख लो कि B जो होगा वो एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे यहाँ पर इसमें B वर्सेस R का, तो B वर्सेस R ग्राफ इज़
दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ जो होता है उस तरह के ग्राफ यहाँ पर इसका ये बन जाएगा। इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन वगैरह किस तरीके का होगा, तो डायरेक्शन के लिए आपको हमेशा यहाँ पर ये बस केवल DL क्रॉस R ये सब कुछ देख करके आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल जो भी होते हैं तो उसका यूज़ करके आप डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोज़ एक वायर यहाँ पर है और मैंने एक पॉइंट यहाँ कहीं पे लिया, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस R हो गया, और जब मैं यहाँ पर इसके अलोंग अगर मैं पाम रूल का यूज़ करता हूँ तो इसके अलोंग अगर मैं थंब को रखता हूँ तो मैं बाकी के फिंगर्स को इसके अलोंग रख लूँगा। तो इसके अलोंग मैंने यहाँ पे थंब को रख लिया यहाँ पे, और जो बाकी की फिंगर्स हैं उसको मैंने इसके अलोंग रख लिया यहाँ पे। तो आप देखोगे कि जो पाम है वो और करंट तो यहाँ पर यानी वायर के अलोंग बोलने का मतलब कि करंट के अलोंग, तो मैंने थंब को ऊपर रखा और बाकी फिंगर्स को उधर रखा, तो आप देखोगे पाम अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, पाम विल पॉइंट टुवर्ड्स इनवर्ड्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो आर वेक्टर यहाँ बन रहा है, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके का डायरेक्शन हो जाएगा। आप जितने पॉइंट्स इस तरीके से लेते जाओगे, यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इनके जो डायरेक्शंस होते हैं वो एक तरीके से कंसेंट्रिक सर्किल फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। अगर वायर के परपेंडिकुलर अगर आपको ये प्लेन ले लो और उस प्लेन में आप देखो कि किस तरीके का डायरेक्शन बन रहा है, तो वो सभी यहाँ पर एक कंसेंट्रिक सर्किल फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, क्लोज लूप बनेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये दोनों एक ही जैसे डायग्राम है, बस इसमें वायर को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, सामने से आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम को। और अगर इसी डायग्राम को कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर देख रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो उसको करंट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बाहर की तरफ ऐसे करंट आ रहा है तो उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। अगर करंट नीचे की तरफ ऐसे मैंने दिखाया होता, नीचे जा रहा है करंट, तो फिर मैं इस ऑब्जर्वर के लिए इनटू द प्लेन की बात करता और फिर यहाँ पे मैं क्रॉस दिखा देता। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्किल जो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे थे, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो कंसेंट्रिक सर्किल होंगे वो कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। इसका डायग्राम अलग से अगर आप देखना चाहो तो ये इस तरीके से करंट ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, यहाँ पे बाहर की तरफ करंट आ रही है इसके अंदर, तो करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। और अगर आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो DL हो गया ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, और ये हो गया R। तो अगर आप DL क्रॉस R करोगे तो कुछ इस तरीके का डायरेक्शन बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो तो ऐसा डायरेक्शन बन जाएगा, अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो तो ऐसा डायरेक्शन बन जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इस तरीके का अगर सिस्टम होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने वाली यहाँ पे सर्कुलर लूप्स बन जाएंगे। अगर यही क्रॉस होता अगर यहाँ पर, यानी कि करंट अगर इनवर्ड होता, तो उस केस में यहाँ पर एक क्लॉकवाइज इस तरीके के लूप्स बन रहे होते, तो क्लॉकवाइज वाले लूप्स बन जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक चीज़ और, एक आस्पेक्ट आप ये भी दिखा सकते हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जा रहा है, क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश किया है कि जैसे यहाँ के बीच में गैप इतना दिखाया लाइंस के बीच में, और आगे चल के जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यहाँ पे गैप बिटवीन द लाइंस मैंने इंक्रीज़ करवा दिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अगर डेंसिटी कम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है तो वहाँ पर लाइंस के बीच में गैप जो है बढ़ता चला जाता है, डेंसिटी कम होती चली जाती है लाइंस की। तो उन सभी को ये भी फॉलो कर रहा है। जब भी हम फील्ड लाइंस की बात करेंगे या किसी भी लाइन की बात करेंगे तो वो लाइंस उसी चीज़ को फॉलो करती हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन बताएंगे, जहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी लाइंस की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लीकेबल होंगी इसके अंदर। कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस देख रहे हैं, जैसे एक केस हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर का। तो सेमी इनफाइनाइट वायर, तो वायर जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, और हम ऐसे पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पर हमें एक एंड बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर ये, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेमी इनफाइनाइट, यानी कि वन साइडेड इनफाइनाइट है। तो वन साइडेड इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर अब एंगल्स को अगर आप देखोगे तो डायग्राम को आप ध्यान में रख लो, अल्फा π/2, और उसके अकॉर्डिंग बीटा जो होगा 0 हो जाएगा फिर। तो बस इसमें अगर वैल्यूज़ रखेंगे तो जो B की वैल्यू यहाँ पे आएगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्वर्ट्स आ रही है यहाँ पे, तो B की वैल्यू इसके लिए μ0I डिवाइडेड बाय 4πr, 1 + 0 हो जाएगा, तो यही आंसर बन जाएगा। तो वैसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला वैसे फार्मूला तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप माइंड में रखो इसको, μ0I/4πr। इसके अलावा दूसरा मैंने ये पॉइंट वैसे पहले बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया इसको, पॉइंट लाइंग इन द लाइन ऑफ वायर। तो अगर कोई पॉइंट है और वो करंट के डायरेक्शन में ही है यहाँ पे, तो इसके लिए हर जगह पे आप जितने भी DL वेक्टर लेते जाओ सबके लिए DL क्रॉस R जो है वो 0 आ जाएगा।
तो अगर डी एल क्रॉस आर 0 आ जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरीके के वायर का इस पॉइंट पे वो हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी आप डी एल वैक्टर यहाँ पर लेते हो तो वो डी एल वैक्टर ये डायरेक्शन और यहाँ से जो आर वेक्टर बनेगा वो भी यह डायरेक्शन, तो डी एल क्रॉस आर विल बी 0। तो अगेन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे ये दो पैरेलल वायर्स यहाँ पर हैं, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, तो इनके बीच में कहीं पे पॉइंट पी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और दो अलग अलग केसेस मैंने यहाँ पे लिए हुए, एक बार I1 जो है वो अपवर्ड्स है और I2 भी अपवर्ड्स है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो एरोज़ हैं वो अपवर्ड डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है सपोज, तो इसके वजह से P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1, अगर मैं B1 बोलूँ उसको तो B1 इनवर्ड होगा, और इसके वजह से जो आएगा अगर उसको B2 बोला जाए तो B2 विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आप चेक कर सकते हो इसको, तो B1 इनवर्ड एंड B2 विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर B1 B2 की वैल्यूज आएंगी उनको हम माइनस कर लेंगे, तब जा करके नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा। तो B1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसमें, तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई, क्योंकि इन्फाइनाइट वायर है, इन्फाइनाइट वायर को जनरली इस तरह से डॉटेड करके दिखा देते हैं या लॉन्ग वायर लिख देते हैं, तो 2 पाई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, और B2 मैग्नीट्यूड वाइज हो जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी माइनस एक्स। तो एक से ज़्यादा वायर्स हैं, बस इनको हमें जो भी सुपर पोजिशन होता है दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरली ऐड कर लेना है, बस यही करना है। तो B इज इक्वल टू फर्स्ट केस के लिए सपोज़ मैं B1 को ज़्यादा मान लेता हूँ, किसी को एक को ज़्यादा मानना पड़ेगा तो उनका डिफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा I1 डिवाइड बाई एक्स माइनस I2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स, कुछ इस तरीके का। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो इसको हम 0 रख लेंगे और उससे वो भी आंसर निकाल सकते हैं कि कहाँ पर किस एक्स पे, किस वैल्यू पे, किस पोजीशन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ सकता है। लेकिन अगर मैं सेकंड केस यहाँ पे लेता हूँ तो सेकंड केस में I1 को तो अपवर्ड्स ही बताया गया है यहाँ पे, और I2 को डाउनवर्ड बता दिया आपके बार। तो I1 की वजह से तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो तो अभी भी B1 इनवर्ड्स आता रहेगा, लेकिन I2 की वजह से भी इनवर्ड आ जाएगा आपके बार। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो B निकालने के लिए आपके बार मेरे को B1 प्लस B2 करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रहेगा, B1 B2 वही रहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो बस बीच में जो माइनस आ रहा था वो प्लस हो जाएगा। और आपके बार इन बिटवीन कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा हो। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके बार इन बिटवीन 0 नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रीवियस केस में मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन 0 हो सकता था। अ लॉन्ग वायर इज प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने वायर यहाँ पर रख रखा है, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और I के बराबर। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट A√2 A√3। अब जो इस तरीके के डेटाज होते हैं इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सही तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाते हैं जहाँ पे थोड़ा 3 डायमेंशनल या इमेजिनेशन की बात यहाँ पे आती है। हमें कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जिससे कि हम बहुत आसानी से यहाँ पर चीज़ों को विजुलाइज कर पाएँ। मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहाँ पे निकालना है आपको वेक्टर फॉर्मेट में कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड इट इन वेक्टर फॉर्मेट, क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ पे 3D के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। मैग्नीट्यूड तो बताना ही है, लेकिन वेक्टर फॉर्मेट में I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में। तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से रखें कि बहुत आसानी से हम विजुलाइज कर पाएँ। अगर मान लीजिए आप वायर को इस तरीके से दिखाते हो, सपोज ये आपका वायर है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे ऐसे, इसका मतलब आप इसको एक्स एक्सिस मान रहे हो कुछ ऐसे, फिर ये पॉइंट्स कहाँ पे होंगे उनको आप ढंग से इस डायग्राम में ना तो विजुलाइज कर पाओगे ना दिखा पाओगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा इसमें कि इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट भी मेंशन किया गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट A√2, ठीक है, वाई ये तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, उसके साथ साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी मेंशन है। एक्स कोऑर्डिनेट का कोई खास मतलब होता नहीं है लॉन्ग वायर के केस में, इस एक्स कोऑर्डिनेट का कोई खास मतलब निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? जैसे मान लीजिए अगर ये एक लॉन्ग वायर है और मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस है और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I/2 पाई और हो जाएगा। अगर मैं इसी वायर के पैरेलल चल के ऊपर ये दूसरा पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि वही डिस्टेंस r मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इसके पैरेलल अगर मैं चलता रहूँगा यहाँ पे,
मैं इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं फाइनाइट वायर की बात करूँगा तो अल्फ़ा बीटा वगैरह चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट वायर के केस में अगर हम वायर के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो वायर के पैरेलल मूव करने से एक चीज़ का आप ध्यान रखो, आर चेंज नहीं हो रहा, और आर चेंज नहीं हो रहा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर पे ही डिपेंड करते हैं यहाँ पे फाइनली। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर ये हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में 3D में कि व्हेन वी मूव पैरेलल टू वायर, वैसे तो बहुत ऑब्वियस सा फैक्ट है, ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, लेकिन ये ऑब्वियस तो है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छे से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नहीं कर पाते इन क्वेश्चंस को। तो व्हेन वी मूव पैरेलल टू वायर, डिस्टेंस आर की बात हो रही है, सिर्फ अल्फ़ा बीटा चेंज हो सकते हैं अगर फाइनाइट वायर की बात होगी तब। तो व्हेन वी मूव पैरेलल टू द वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर डज नॉट चेंज। अगर हम पैरेलल टू द वायर मूव कर रहे हैं इसका मतलब कि हम वायर के अलोंग वाला कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता चला जाता है। तो इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट मायने नहीं रखता है यहाँ पर। वायर से जब डिस्टेंस के हम बात करेंगे, आर की बात करेंगे, तो उस आर में एक्स कोऑर्डिनेट मायने नहीं रखता। मायने यहाँ पे क्या रखते हैं, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन फाइंडिंग आर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है वो तो हमें पता है कंसेंट्रिक सर्किल में होता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अब उसको हमें बी वेक्टर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाना है। डायग्राम अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने का मतलब मेरे को ये लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस वर्किंग प्लेन में होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन बने वो इसी प्लेन में आ जाए, जिसके कंपोनेंट्स वगैरह करके आई कैप जे कैप में हम बहुत ईजिली दिखा पाएँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जो पहले हमने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि सपोज़ वायर को मैंने ऐसे रखा कि मेरे को करंट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो भी हमारा ये प्लेन है, यानी मैं अपने इस प्लेन में अगर काम कर रहा हूँ यहाँ पर इसी प्लेन के अंदर, तो इस प्लेन में मेरे को जो करंट दिख रहा है वो इनवर्ड जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इनवर्ड यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है और आउटवर्ड यहाँ पर एक तरीके से मैंने क्या अज्यूम कर लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप ये ध्यान में रखो कि एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या होता है। आप किसी एक एक्सिस को तो खुद से अज्यूम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद बाकी के दो एक्सिस फिर आपकी फिक्स हो जाती है। आप कोई भी एक्सिस अज्यूम करते हो तो राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग बाकी के एक्सिस फिर आप फिक्स करके लोगे। वाई एंड जेड फिक्स हो गया। अब यहाँ पर कैसे फिक्स हो गया, किधर आएगा उसका डायरेक्शन वगैरह, तो वाई क्रॉस जेड करने से पॉजिटिव एक्स आता है। तो मैंने ऐसा किया कि यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके किया कि यहाँ पर ये तो ले लिया वाई एक्सिस और यहाँ पे ये ले लिया जेड एक्सिस। तो वाई एंड जेड मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर अज्यूम कर लिया, और आउटवर्ड जो है यहाँ पर वो वहीं पर है, ऑरिजिन यहीं पर मैंने अलग से दिखा दिया बस केवल। आउटवर्ड यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा और इनवर्ड यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और इनवर्ड ही करंट जा रहा है इसका मतलब। तो ये करंट हो गया आई, और मुझे पता है जो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे देखी हैं उसके अकॉर्डिंग जब इस तरीके से अगर करंट अंदर जा रहा होता है तो क्लॉकवाइज में लाइन बनती है, इस तरह की एक लाइन बनती है, इस तरह क्लॉकवाइज लाइन बनती है। तो इस प्लेन के अंदर भी ऐसे क्लॉकवाइज लाइंस बन रही होंगी। तो लेट अस पुट अ सर्किल देयर। तो क्लॉकवाइज लाइंस इस तरीके की बन रही होंगी, बिना आप लाइन वगैरह बनाए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इसमें। तो जस्ट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहाँ पर दिखाया था जो कि क्लॉकवाइज होगी इसमें, सॉरी। ठीक है, तो सेंटर पे ये वायर हो गया और क्लॉकवाइज लाइंस यहाँ पर चल रही हैं इसकी। तो लाइंस आर क्लॉकवाइज। और जो पॉइंट है, अब आप यहाँ पर देखो कि इस वायर से अगर मेरे को आर डिस्टेंस देखना है तो आर डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट से आएगा सिर्फ। तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जहाँ की बात हो रही है। सपोज दिस इज़ दैट पॉइंट जहाँ की हम बात कर रहे हैं। वाई और जेड दोनों पॉजिटिव हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो वाई है वो बेसिकली ए हो गया, वाई ए हो गया, और जो जेड है वो a√3 हो गया। तो दिस इज़ a एंड दिस इज़ a√3, और ये डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस यहाँ पे फिर 2a बन जाएगा। और जो फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन दैट इज़ इंपॉर्टेंट हियर। फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यानी कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है इस मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नीट्यूड तो आ ही गया, B इज़ इक्वल टू μ0 I डिवाइड बाई 2 पाई, और वायर से डिस्टेंस कितना है 2a।
अब देखो डिस्टेंस में सिर्फ वाई और जेड कोऑर्डिनेट ही काम आ रहे हैं, इसका मतलब √y² + z² करेंगे तो उससे डिस्टेंस आ जाएगा। अगर x के पैरेलल रखा हुआ है तब की बात हो रही है। दिस इज μ0 I / 4πa। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आ गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमें कंपोनेंट्स वगैरह अगर चाहिए तो कंपोनेंट्स भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप देखो कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, दिस एंगल इज़ 60, ठीक है। a√3/a, √3 बन जाएगा 10 60 √3, और फिर आप इसके कंपोनेंट कर लो इजीली। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर ये बन जाएगा जो कि पॉजिटिव वाई में दिख रहा है मेरे को, और एक कंपोनेंट यहाँ पर ये बन जाएगा जो कि नेगेटिव जेड में दिखता है मुझको यहाँ पर। बस अब इनको लिख लेंगे यहाँ पे। तो b एज ए वेक्टर इज़, तो क्या क्या एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो 60 ये हो गया, दिस इज़ 30 एंड दिस विल बी 60 एंड दिस इज़ 30। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका b cos 30 डिग्री जे कैप माइनस b sin 30 डिग्री के कैप। b की वैल्यू आप यहाँ से उठा कर रख दो, ये जो b की वैल्यू है, और cos 30 में भी नीचे 2 आएगा, sin 30 में नीचे 2 आएगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ और 2 के वजह से यहाँ पे 8 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। cos 30 डिग्री √3 जे कैप माइनस के कैप। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे एक सर्किल बनाओ तभी आपको ये पता चलेगा। आपको अगर ये वायर आपके पास में है तो इस वायर से बस आपको यहाँ से क्या करना है, ये वायर DL वेक्टर आपका इन्वर्ट हो गया और ये R वेक्टर बन गया। तो बस आप DL क्रॉस R करो और उससे आपको दिख जाएगा कि इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायरेक्शन होना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सर्किल बनाया ही जाए तभी हमको पता चलेगा, बिना इस सर्किल के बनाए भी वी कैन विजुलाइज किस तरीके का आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 2 वायर्स रखे हुए हैं पैरेलल टू दी जेड एक्सिस। एक में इनवर्ड करंट जा रहा है, एक में आउटवर्ड करंट यहाँ पे आ रहा है। एक पॉइंट P है, वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगेन वही है कि हर एक वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और उनको वेक्टोरली ऐड कर लो। तो सबसे पहले मैं ये जो ब्लू वायर है, इस ब्लू वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगेन आप बस इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद में आप देख लो किधर डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है तो क्लॉकवाइज जैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये R वेक्टर हो गया, और टेंजेंशियली यहाँ पर ऐसे क्लॉकवाइज अगर है तो इस तरीके का इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। एक बार में मैं एक ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक बार में एक का ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया R वेक्टर एक तरीके से, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ B1, ठीक है। दिस इज़, लेट्स से दिस इज़ वायर नंबर 1, दिस इज़ B1। तो B1 कितना आएगा यहाँ पर B1, तो ये डिस्टेंस A है आपका और ये डिस्टेंस भी A, तो ये डिस्टेंस हो गया √2a। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर अभी B1 का मैग्नीट्यूड लिखूँ तो B1 मैग्नीट्यूड वाइज विल बी μ0 I, क्योंकि सॉरी इसमें जो करंट, दोनों में करंट I के बराबर ही है, तो μ0 I / 2π। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट वायर ही दिया होगा, तो 2π डिस्टेंस इज √2a, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका B1 मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो फिर आप देख सकते हो कि A और A तो सभी एंगल फिर 45 डिग्री वगैरह बन जाएंगे। तो अगर 45 बन गए तो यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट देखो तो X में पॉजिटिव दिख रहा है और Y में नेगेटिव दिख रहा है मुझे यहाँ पर कंपोनेंट। तो लेट अस डू दी कंपोनेंट्स कर लेते हैं इसके। तो एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो वी विल हैव 2 कंपोनेंट्स लाइक दिस एंड दिस एंगल्स आर 45 डिग्री। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि sin 45 लिखते हैं कि cos 45, इट डजेंट मैटर मच। तो B1 तो 1/√2 का फैक्टर बनेगा। तो 1/√2 का फैक्टर क्या करेगा कि यहाँ के √2 को 2 में कन्वर्ट कर देगा, 2 × 2 हो जाएगा 4। तो μ0 I / 4πa I कैप प्लस के साथ और j कैप माइनस के साथ, ठीक है। तो दिस इज़ B1 इन टर्म्स ऑफ I कैप एंड j कैप। फिर उसके बाद में मैं इस ऑरेंज वायर की वजह से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ऑरेंज वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी, तो पहले तो यहाँ पे दिखा देते हैं इसको। वायर हमारा यहाँ कहीं पर है और आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज टाइप का होना चाहिए फिर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी
कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर इसमें, और इसका डीएल वेक्टर बाहर की तरफ है, तो डीएल वेक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो डीएल वेक्टर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज टाइप का होगा, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी इसको देखने में कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड समथिंग लाइक दिस, इसको मैं B2 बोल देता हूँ, तो B2। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो √3a दिया हुआ था और ये डिस्टेंस a दिया हुआ था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a, तो दिस विल बी μ0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई और डिस्टेंस इज 2a। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर मैं इसके कंपोनेंट्स वगैरह करने में इंटरेस्टेड हूँ तो कंपोनेंट्स करने के लिए आपको एंगल चाहिए होगा, तो a और √3a, तो यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी अगेन 30। तो कंपोनेंट्स यहाँ पर अब किस तरीके से आएंगे इसके, तो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट तो ये रहा जो कि नेगेटिव x में दिख रहा है मेरे को, और दूसरा कंपोनेंट मेरे को दिख रहा है यहाँ पर इसमें नेगेटिव y में, तो दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर इसका नेगेटिव होंगे, तो जस्ट नेगेटिव लिख लेते हैं यहाँ पर इसके लिए। तो μ0 I/4 पाई है, एक तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ पर, μ0 I/4 पाई है, और x में क्या बन रहा है यहाँ पर इसमें, तो x में बनेगा यहाँ पर दिस एंगल विल बी 60, तो cos 60 बन जाएगा, तो दिस इज 60, तो 1/2 I कैप, माइनस ऑलरेडी मैंने कॉमन ले रखा है, और फिर दूसरे में √3/2 आ जाएगा, फिर √3/2 j कैप, एक 2 भी आएगा तो यहाँ पे फिर μ0 I/8 पाई a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस μ0 I/8 पाई a I कैप प्लस √3 j कैप। दोनों का नेट आपको निकालना है, तो आपके पास में कंपोनेंट फॉर्म में है यहाँ पर, ये बस सीधे सीधे आप कंपोनेंट्स वाइज इनको ऐड कर लो, तो उससे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, और अगर नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन आपको, क्योंकि क्वेश्चन इरोडो से लिया हुआ, तो इरोडो की जो प्लेलिस्ट है या फिर जो मैग्नेटिज्म की एडवांस्ड प्रॉब्लम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। करंट I फ्लोज इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ ए थिन हाफ रिंग, सिलेंडर जैसा है यहाँ पर ही, बस उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, तो आधे सिलेंडर के जैसा है, तो थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस r, फाइंड द इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ पे कितनी है, वैल्यू कितनी है, वो निकालना है। तो इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, तो O पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। इसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर यहाँ पर ये मिलेगा, μ0 I डिवाइड बाई पाई स्क्वायर r, दिस इज़ द आंसर। तो यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ, एंड अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट ऑफ इरोडो एंड एडवांस्ड इलस्ट्रेशन ऑन मैग्नेटिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर केप्ट एट डिस्टेंस d, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच वायर पर यूनिट लेंथ। तो सपोज ये 2 वायर्स हैं, इसमें करंट पैरेलल है यहाँ पर और इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगेगा। तो बिल्कुल वैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था और दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे वायर पे फोर्स लगेगा। तो वायर नंबर 1 की वजह से अगर मैं वायर नंबर 2 पे फोर्स निकालूँ, तो वायर नंबर 1 की वजह से वायर नंबर 2 के लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसको मैं B1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट विद B1। और अगर आप B1 की वैल्यू लिखोगे तो B1 सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0 I1 डिवाइड बाई 2 पाई d डिस्टेंस। अब भले ही ये डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये वायर पैरेलल रखा हुआ है तो हर जगह डिस्टेंस d रहेगा, तो B1 नॉन यूनिफॉर्म होते हुए भी इस सेकंड नंबर वायर के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो बस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है I L क्रॉस B, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं इसकी किसी लेंथ L की बात करता हूँ, सपोज ये कोई लेंथ L है यहाँ पर, ये बाद में हम इस लाइन से डिवाइड कर देंगे इसको, तो B1 जो है वो किधर की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हो इट इज़ इनवर्ड, तो BL इनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, और इस इनवर्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, आप DL क्रॉस B कर लो, तो DL क्रॉस B से द फोर्स विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से फोर्सेज आएंगे हर एक पॉइंट के ऊपर। तो मैंने जस्ट एक जगह फोर्स दिखा दिया यहाँ पर इसमें, इस फोर्स को मैं यहाँ पर नाम देता हूँ फोर्स ऑन वायर नंबर 2 ड्यू टू 1। तो ये जो F21 होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो ILB, तो I2 कोई क्रॉस की वजह से जो साइन आता है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री पर है, तो I2
लेंथ मैंने अगर एल ले ली, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πd, तो ILB हो गया। आप इसमें पर यूनिट लेंथ पर निकालना चाहते हो तो F21 बाई एल कर लो, तो इट इज़ पर यूनिट लेंथ। आंसर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πd। और ये जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है जो मैटर नहीं करता है कि हमने किसके वजह से किस पे फोर्स निकाला। आप किसी का भी किसी पे निकाल लो, इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है वायर 1 या 2 के लिए। तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है। फोर्स किस तरीके का अट्रैक्टिव है, यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिख रहा है, अब अगर आप F12 निकालोगे तो F12 इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर इसमें। तो फोर्स जो है वो बस अपोजिट इस तरीके से आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स इज़ अट्रैक्टिव। तो अगर वायर्स पैरेलल हैं, फोर्सेस एक डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, दोनों जो वायर्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं जस्ट उल्टा कर दूँ, यहाँ पर एक में सपोज़ अपवर्ड्स है और एक में नीचे डाउनवर्ड करंट है, अगर यहाँ पर इस तरीके का है, तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो फोर्स यहाँ पर लगेगा दैट इज़ रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट होंगे। अभी तो जस्ट हमने दो वायर्स के वजह से जो फोर्सेस देखे हैं उनका यूज़ हम एम्पियर को डिफाइन करने के लिए भी करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे इफ़ यू कंसिडर टू पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, अगर उनके बीच में 1 मीटर डिस्टेंस हो एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर ईच, देन I1 एंड I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड D इज़ 1। तो ये मैंने HCV से लिया है। इन्होंने जिस इक्वेशन की बात करी है वो इक्वेशन यही है जो अभी हमने जस्ट यहाँ पे लिया है। इसमें अभी हमने जो ये फोर्स निकाला है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πd, डिस्टेंस को 1 मीटर हमने ले लिया। I1 I2 अगर 1 एम्पियर है यहाँ पर इसमें, ठीक है, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे फोर्स की, तो उसको उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है dF/dl से। तो dF/dl की जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी 2 × 10⁻⁷, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन तो ये बनता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πd। तो इन सभी को तो हमने 1 कर दिया, तो ये तो चलेगा यहाँ से। और म्यू नॉट अपॉन 2π जो होगा वो कितना हो जाएगा, वहाँ पे म्यू नॉट होता है 4π × 10⁻⁷, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁷, क्योंकि यूनिट लेंथ पे फोर्स है इसलिए न्यूटन पर मीटर हो गया ये। तो फोर्स हो जाएगा न्यूटन पर मीटर 2 × 10⁻⁷, एंड दिस इज़ यूज टू फॉर्मली डिफाइन द यूनिट एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन बताना फिर तो बहुत आसान है यहाँ पे। इफ़ टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम कैरी इक्वल करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन एंड देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर दो वायर्स हैं उनको 1 मीटर पे हमने रखा हुआ है और अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है, कितना है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो हम बोलते हैं देन करंट इन ईच वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो इन दिस कंडीशन करंट शुड बी 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सपोज एक लॉन्ग वायर है और उस रेडियली यहाँ पे, या फिर आप बोल दो परपेंडिकुलर टू दिस लॉन्ग वायर एक फाइनाइट वायर है जिसमें करंट I2 है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं और हमको निकालना है कि वायर 1 की वजह से वायर 2 पे फोर्स कितना यहाँ पे लग रहा होगा। इससे पहले पैरेलल रखे गए थे तो क्या हो गया था कि दूसरे वायर के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया था, लेकिन अब के बार यूनिफॉर्म नहीं होगा, डिस्टेंस के साथ साथ हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि वी हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन। तो यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे गए और x डिस्टेंस पे जाने के बाद में वी हैव टू कट द एलिमेंट लाइक दिस, कुछ इस तरीके का एलिमेंट यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो ये x डिस्टेंस है और ये जो एलिमेंट हमने कट किया है वो dx। जो मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से आएगा वो इनवर्ड आएगा और उसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो डायग्राम में आपको ये जो फोर्स है वो अपवर्ड कुछ ऐसे दिखेगा df। अभी df यहाँ पे कितना होगा उसको लिख लेते हैं। तो df विल बी, सही परपेंडिकुलर हैं तो कुछ भी चक्कर नहीं होगा यहाँ पे साइन का। तो किस पे फोर्स निकाल रहे हैं I2 पे, तो I dl की जगह पे हो जाएगा dx, और वहाँ पे जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πx, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। और सभी फोर्सेस इसी डायरेक्शन में आएंगे, बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा x के साथ साथ। तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो। x की जो लिमिट है, तो x आप इस वायर से मेजर कर रहे हो, तो इस वायर से अगर आप मेजर कर रहे हो तो ये पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू a, और ये पॉइंट हो जाएगा फिर x इज इक्वल टू वायर से डिस्टेंस कितना a+l, तो a+l। तो a से लेकर के a+l ये लिमिट लग जाएगी यहाँ पर इसमें। तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2π ln x बनेगा और लिमिट रखेंगे तो ln a+l बाई a, दिस इज़ द आंसर। डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो लिमिट्स यहाँ पे लेते हैं, जैसे इस वायर पे वो इस तरीके से लेते हैं, इसी वायर पे x ले लिया और फिर ये dx ले लिया,
तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये वायर यहाँ पर है इसमें। तो जो आप इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लिखने में आपको तो वायर से डिस्टेंस चाहिए, तो वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a+x। तो जो आप df का एक्सप्रेशन लिखोगे तो इस एक्सप्रेशन में करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा फिर μ0I1 डिवाइड बाई 2π, और डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा a+x के बराबर। बस ये चेंज आएगा और x की लिमिट चेंज हो जाएंगी। अब x की लिमिट क्योंकि यहीं से x स्टार्ट कर रहे हो तो x = 0 हो गया और ये x = L हो गया, तो 0 से L तक यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेंगी। फिर ये हो जाएगा μ0I1I2 डिवाइड बाई 2π, और ये ln a+x होगा इसका इंटीग्रेशन 0 से L। तो जब L लगाएंगे तो a+L हो जाएगा, और जब 0 इसमें रखेंगे तो a हो जाएगा। उसी तरीके का आंसर आ जाएगा जैसा हमारा यहाँ पे आ रहा था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन कुछ उसी तरीके का है, बस अब क्या, और हमने पूरा एक स्क्वायर लूप यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और पूरे स्क्वायर लूप पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पूरे स्क्वायर लूप पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, लेट्स से दिस इज PQRS लूप। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने QR, जैसे यहाँ पे QR वायर है, बिल्कुल वैसे ही हमने फोर्स कैलकुलेट किया है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। तो प्रीवियस क्वेश्चन को अगर मैं दिखाऊँ तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, A डिस्टेंस फिर L डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है सिर्फ, तो आप देखोगे कि QR पे जो फोर्स लगेगा अपवर्ड लगेगा इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड और करंट्स आप देख सकते हो, और बिल्कुल वही फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे F फोर्स लगेगा तो यहाँ पर भी वही F फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा लेकिन। तो इनके वजह से कोई नेट फोर्स क्रिएट नहीं होगा। अगर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो ये बिल्कुल जो प्रीवियस एग्जांपल है उससे किया जा सकता है। PQ पैरेलल वायर है और SR भी पैरेलल वायर है यहाँ पर एक तरीके से। तो इनकी वजह से जो इन पे जो फोर्सेस आएंगे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो अलग अलग आएंगे, तो दोनों पे अलग अलग फोर्सेस लगेंगे। दोनों पैरेलल तो इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे होंगे यहाँ पे, तो इसको मैं F1 बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एंटी पैरेलल तो ये रिपेल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे F2 बोल देते हैं। F1 ज़्यादा दिख रहा है मुझे और F2 कम दिख रहा है। F1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, μ0I0 डिवाइड बाई 2π है, इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। और किस करंट पे फोर्स निकालना है, I करंट, कितनी लेंथ है वहाँ पर, तो लेंथ इज़ L, और ये फोर्स इज़ इन दिस डायरेक्शन। इस तरीके से अगर आप F2 देखोगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, μ0I0। डिस्टेंस कितनी है, 2π के साथ में डिस्टेंस आएगा a+L, और वही I × L, और डायरेक्शन ये बनेगा। नेट फोर्स ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में ज़्यादा है तो F1 ज़्यादा होगा, तो F1 - F2 अपोजिट है दोनों फोर्सेस, तो माइनस करना पड़ेगा। क्या कॉमन आ जाएगा, μ0I0 IL डिवाइड बाई 2π, दिस इज कॉमन, 1/a माइनस 1/a+L। तो थोड़ा आप कैलकुलेशन करोगे तो a+L - a, तो L ऊपर बचेगा और नीचे a × a+L। ठीक है, इसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशंस हैं, 2π a × a+L। तो बिना इन दो वायर पे फोर्स निकाले QR और PS, हमने यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया अगर हमें नेट फोर्स पूछा गया। अदरवाइज़ तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हर एक वायर पे पूछा जाएगा तो फिर ये F कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही लॉग के फॉर्म में आंसर आएगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन दैट कि ये जो दोनों वायर हैं वो एक सेम वर्टिकल प्लेन में है। द अपर फाइनाइट वायर इज इन इक्विलिब्रियम अंडर कंबाइंड मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसमें करंट का क्या डायरेक्शन बनेगा। इसमें करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है कि ये डायरेक्शन है। तो mg और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो mg इज दिस, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो रिपेल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर मैं इस करंट को I1 बोल दूँ तो इसमें I2 इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दूँ यहाँ पर, तो सपोज़ इस लेंथ को अगर मैं L अज्यूम कर लूँ तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, μ0I1 डिवाइड बाई 2πh, इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और I2 पे आप करंट निकाल रहे हो, उसके लेंथ L है और ये mg के बराबर हो रहा है स्टार्टिंग में। फिर क्या करते हैं कि ये जो वायर है इस वायर को स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्ब करके फिर छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद में अगर ये ऑसिलेशन करता है तो उसका टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ, सपोज मैं इसको ऊपर ले आऊँ, यहाँ कहीं ले आऊँ, तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ऑसिलेट कराता हूँ तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया तो नेट फोर्स नीचे लगने लगेगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेकर के आता हूँ
तो क्या होगा, एम तो वही रहेगा, लेकिन नीचे लेके आने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा था, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। तो अगर आप ऊपर डिस्प्लेस करोगे नेट फोर्स नीचे आएगा, अगर आप नीचे डिस्प्लेस करोगे नेट फोर्स ऊपर आएगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है और ये ऑसिलेशन करने की टेंडेंसी रखता है इसका मतलब। तो बस यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं। सपोज़ इस वायर को मैं थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ कहीं पे ले गया, बहुत कम डिस्टेंस शिफ्ट किया, डायग्राम में भले ही बहुत ज़्यादा दिखा दिया मैंने इसमें। सपोज़ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट्स से y के बराबर है। तो अब जो फोर्सेस लगेंगे अगेन वही mg लगेगा और वही मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वापस से। तो mg एंड मैग्नेटिक फोर्स उस तरीके से लगेंगे, बस मैग्नेटिक फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने अपवर्ड यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो अपवर्ड डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स नीचे आएगा, ये मेरे को पता है। तो मेरे को प्लस माइनस से कोई खास मतलब नहीं, मेरे को पता है कि फोर्स नीचे ही लगेगा इसके ऊपर। तो अगर फोर्स नीचे लगेगा तो कितना लगेगा, बस आप ये देख लो। अगर आप mg को पहले लिखोगे माइनस fm लिखोगे तो फोर्स आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप fm को पहले लिखोगे और mg को बाद में लिखोगे तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अगर फोर्स लिखोगे तो नेगेटिव आएगा फोर्स हमेशा। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते फोर्स लिखोगे तो फोर्स नेगेटिव आएगा हमेशा। अगर ये ऑसिलेशन करना चाहता होगा तब की बात हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब SCM वगैरह होता है और उसमें माइनस नहीं आता है नेट फोर्स में, तो कईयों को बहुत परेशानी होती है कि माइनस नहीं आ रहा है। तो माइनस तब आता है जैसे अगर ये पार्टिकल SCM कर रहा है और ये x = 0 वाला पॉइंट सपोज, और यहाँ पर अगर ये है तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग तो kx ही रहा है, लेकिन उसको हम माइनस kx इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से फोर्स अपोजिट है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव मान करके लिखूँगा फोर्सेस को तो फिर फोर्स नेगेटिव आएगा नेट। तो मैं चलो इसी के हिसाब से लिख देता हूँ। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स विल बी, बस उसमें बस डिस्टेंस को चेंज कर देना है, I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई H + y और माइनस mg। आप ऐसा करो कि जो भी यहाँ पे ये μ0 I1 I2 L/2 पाई है, तो यहाँ से आप μ0 I1 I2 L/2 पाई इसको आप mg से रख सकते हो। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, μ0 I1 I2 L/2 पाई, ये जो पूरी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आप यहाँ पर mg से रख सकते हो यूजिंग दिस वन। तो इसका यूज़ कर लेते हैं इसमें, तो फिर ये बन जाएगा mgh/h + y माइनस mg। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो mg कॉमन आ गया, h - y डिवाइड बाई h + y, h कैंसिल हो जाएगा और h में y को ऐड कर रहे हैं, y h के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होगा, तो इस y को आप नेगलेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस mg h/y। तो एक तरीके से जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि माइनस में आंसर आएगा तो माइनस में आ गया। और ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यहाँ पर ये SCM परफॉर्म कर रहा है विद टाइम पीरियड 2 पाई √m/k। तो k यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका, mg/h, ठीक है। तो ये mm कैंसिल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा आंसर मिल जा रहा है यहाँ पर, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, h आ रहा है सिर्फ, तो 2 पाई √h/g। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन।